सबको मेरी स्क्रीन और आवाज अगर क्लियरली आ रही है तो यस लिखो एक बार चैट बॉक्स में। गुड मॉर्निंग। यस लिखो, फिर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ओके। हाँ, जय हनुमान। चलो चलो, अब सब लोग अपनी कॉपीज वगैरह निकाल लो, रफ कॉपी वगैरह। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, कल हमने कर लिया था, ऑप्टिमाइजेशन के कुछ प्रॉब्लम कर रहे थे, जिसमें हमने सिलेंडर स्फेयर इस टाइप के प्रॉब्लम्स किए थे। आप एनसीईआरटी भी देख सकते हो अगर कुछ और प्रॉब्लम्स आपको चाहिए, बाकी पैकेज में होंगे ही हमारे, आप उससे भी कर सकते हो। अब हमें दो चीजें और पढ़नी है इसमें, एक होता है प्रिज्म और एक होता है पिरामिड। तो ये दोनों चीजें और हमें इसमें पढ़नी है, ठीक है। तो वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। तो प्रिज्म किसको कहते हैं? सुना होगा आपने प्रिज्म के बारे में। जो भी ज्वाइन करता है म्यूट करे अपने आप को ना, म्यूट करना पड़ेगा, वो टाइम होगा। ठीक है, प्रिज्म को देखते हैं। प्रिज्म एक ऐसा थ्री डी फिगर होता है जिसके सारे लेटरल सरफेसेस रेक्टेंगल होते हैं। बस ये चीज आपको ध्यान रखनी बहुत जरूरी है। बाकी इसके बेस के ऊपर चीजें, मतलब इसका नाम जो होता है वो इसके बेस से डिसाइड होता है। आप उसको फ्रंट फेस भी बोल सकते हो या बेस भी बोल सकते हो, ठीक है। तो लेटरल सरफेस ऑफ अ प्रिज्म आर रेक्टेंगल। ठीक है, लेटरल सरफेस ऑफ अ प्रिज्म आर रेक्टेंगल। एक चीज तो ये ध्यान रखनी है, लेटरल सरफेस ऑफ अ प्रिज्म जो होते हैं वो रेक्टेंगल होते हैं। अभी मैं बनाता हूँ तो आपको आइडिया लग जाएगा। अब जैसे राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म किसको बोलते हैं हम? राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म। अब जैसे मैंने बताया, इसका जो नाम पड़ता है वो उसके बेस से पड़ता है। तो राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म कैसा होगा? इसका बेस ट्रायंगल होगा। जैसे ही मैंने इसका बेस बना दिया जो ट्रायंगल है, बाकी इसके लेटरल सरफेसेस सारे क्या होंगे? रेक्टेंगल। मतलब तो आप समझ रहे होगे कि ये एक आएगा जो रेक्टेंगल होगा। ठीक है, जैसे ये एक फेस आया, रेक्टेंगल हो गया। ठीक है, इसके पीछे वाला जो फेस होगा वो भी क्या होगा? एक रेक्टेंगल होगा। समझ पा रहे हो क्या ये फिगर कैसा बन रहा है? ठीक है, और जो नीचे वाला बेस है वो भी क्या होगा? रेक्टेंगल होगा। तो ये वाला जो सरफेस हो गया, ये वाला जो थ्री डी फिगर हो गया, इसको हम बोलेंगे राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म। समझ आ रहा है सबको? तो ये जो है, ये इसको हम इसको बेस भी बोल सकते हैं और इसको फ्रंट फेस भी बोल सकते हैं। तो ये जो मैंने ऐसे शेड कर रखा है, तो ऐसे ही होता है ना प्रिज्म। आपने देखा तो होगा विबग्योर वगैरह में, कभी लैब वगैरह में देखा होगा, इसी टाइप का प्रिज्म होता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म। प्रिज्म के सारे लेटरल सर्फेसेस रेक्टेंगल होते हैं और उसका जो बेस होता है, जो इसका बेस है वो ट्रायंगुलर है। अगर मैं बोलूंगा राइट स्क्वायर प्रिज्म, अब वो कैसा होगा बताते हैं। राइट स्क्वायर प्रिज्म। अच्छा, राइट से क्या डिनोट किया जाता है? राइट जो रहता है, राइट कहने का मतलब रहता है, जैसे हम बोलते हैं ना, जो कोन होता है हमारा, कोन को एक होता है हमारे पास ओब्लिक कोन और एक होता है राइट कोन। राइट कोन कहने का मतलब है, या रेक्टेंगुलर कोन कहने का मतलब है कि जो उसका जो ये जो पॉइंट आएगा वो इसके जो सर्कल होगा, जो बेस है इसका, उसका जो एक्सेस है, ये जो पॉइंट आएगा, जो वर्टेक्स है इसका, ये उस पॉइंट पर आना चाहिए। तो इसको राइट कोन बोला जाता है। सिमिलरली राइट स्क्वायर प्रिज्म का मतलब क्या होगा कि जो इसके, अगर आप इसको वर्टिकली खड़ा करोगे तो जो इसका एक्सेस होगा वो पैरेलल टू दी वाई एक्सेस होगा, परपेंडिकुलर टू दी बेस होगा, उसीलिए वो राइट बोला जाता है। अच्छा, राइट स्क्वायर प्रिज्म के केस में क्या होगा? आपके पास जो इसका बेस होगा वो अब एक स्क्वायर हो जाएगा। बस खत्म कहानी। तो बेसिकली एक क्यूबॉइड बन जाएगा एक तरीके से, विद बेस स्क्वायर। ठीक है, बाकी सारे सरफेसेस क्या होंगे इसके? रेक्टेंगल। तो हमने ये बना दिया, तो ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप का ये बनेगा। अब ये जो इसका बेस है या इसका फ्रंट फेस है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? एक स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ राइट पेंटागनल प्रिज्म। मैं आपको बस वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये बनेंगे कैसे। सारे लिटरल सरफेसेस इसके क्या होंगे? सारे लिटरल सरफेसेस इसके क्या होंगे? रेक्टेंगल। पेंटागन में क्या होगा?
भाई इसका बेस पेंटागन हो गया, तो ये बेस पेंटागन हो गया। अब प्रिज्म बनाना है तो क्या होगा, सारे सरफेसेस क्या बनाओगे आप, रेक्टेंगल। तो हमने सारे सरफेसेस रेक्टेंगल बना दिए। समझ आ गया होगा। जो मतलब फ्रंट साइड है वो मैंने डार्क लाइन से शो कर रखा है, और जो बैक साइड है वो मैंने ये डॉटेड लाइन से शो कर रखा है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे राइट पेंटागनल प्रिज्म। अच्छा, यहाँ तक मेरे को लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। किसी का माइक ऑन है बेटा, ये मैं आपको बार बार यही बोल रहा हूँ कि जब भी आप ज्वाइन करें तो प्लीज उसको म्यूट करें। ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, अब हमें ये जो फिगर्स हैं, अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखो, ये जो फिगर्स हैं जो प्रिज्म होते हैं, ये सिलेंडर से मिलते जुलते हैं। मतलब इनके जो फॉर्मूले होते हैं ना वो सारे सिलेंडर जैसे होते हैं। राइट सर्कुलर सिलेंडर भी बोल सकते हो आप उसको, जो एकदम वर्टिकल सिलेंडर होता है ना। तो ये जो सारे फिगर्स हैं ये किससे मिलते जुलते हैं, सिलेंडर से मिलते जुलते हैं। अभी जो लेट आए हैं मैंने अभी प्रिज्म के बारे में बताया है। प्रिज्म क्या होता है, ऐसा एक 3D फिगर होता है जिसके सारे सरफेसेस, लेटरल सरफेसेस, लेटरल किसको कहते हैं आपको याद होगा, जो आउटर मतलब उसको अगर आप स्टैंड कर देते हो तो बाहर से जो भी सरफेस दिखेगा उसको लेटरल बोला बोला जाता है। ठीक है, तो जो लेटरल सरफेसेस हैं वो क्या होते हैं, रेक्टेंगल होते हैं। तो अगर राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म कह रहा हूं तो इसका बेस ट्रायंगुलर होगा। राइट स्केयर प्रिज्म कह रहा हूं तो इसका बेस स्केयर होगा, और बाकी सारे सरफेसेस के रेक्टेंगल होंगे। राइट पेंटागनल प्रिज्म कह रहा हूं तो इसका बेस पेंटागनल होगा, बाकी सारे इसके सरफेसेस रेक्टेंगल होंगे। तो इसके जो फॉर्मूले हैं वो बस आपको क्या करना है ना, अब सिलेंडर को ध्यान में रखना है। प्रिज्म और सिलेंडर मतलब एक जैसे फिगर्स हैं, तो इसके फॉर्मूले ना सिलेंडर से मिलते जुलते हैं, तो आपको याद करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो जैसे पहला फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म। अब जैसे ही वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म आता है किसी भी, अब प्रिज्म तो बहुत टाइप के बन सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर बेस। ट्रायंगुलर प्रिज्म भी बन सकता है, स्क्वायर प्रिज्म भी बन सकता है, पेंटागनल, हेक्सागनल, बहुत सारे प्रिज्म बन सकते हैं। तो अब जैसे ही आया ना वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि अच्छा भाई सिलेंडर से रिलेटेड है। सिलेंडर में क्या होता था, सिलेंडर में कैसे निकालते हो वॉल्यूम, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई आर स्क्वायर क्या होता है सिलेंडर में, उसका बेस होता है। तो एरिया ऑफ बेस होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है ना। मतलब बैक ऑफ द माइंड आपके मन में ये आना चाहिए, अच्छा पाई आर स्क्वायर सिलेंडर का एरिया होता है। तो ये क्या होता है, एरिया ऑफ बेस, और ये उसकी हाइट। तो इसमें भी ऐसा ही होगा, जो वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म होगा वो क्या होगा, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। बस ये इसका फॉर्मूला बन गया। समझ आ गया, तो सिलेंडर से रिलेटेड है। अच्छा, अब एरिया ऑफ बेस में क्या आएगा, जैसे इस केस में आपका बेस का एरिया क्या होगा, ये जो पेंटागनल ये जो फेस है, ये पेंटागन का एरिया निकालना पड़ेगा। और हाइट इसकी क्या हो जाएगी, ये जो पूरी लेंथ है ये इसकी हाइट हो जाएगी। सिमिलरली स्केयर बेस का एरिया और ये इसकी हाइट हो जाएगी। समझ गया ना। तो वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म आपको समझ आ गया। नेक्स्ट आते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म। अब कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया उसमें क्या होता था, 2 पाई r इंटू एच, याद है। सिलेंडर में क्या होता है, 2 पाई r इंटू एच होता है। तो 2 पाई r क्या होता है, सरकमफ्रेंस ऑफ द बेस। तो इसमें हम लिख देंगे पैरीमीटर ऑफ द बेस। सरकमफ्रेंस क्योंकि सर्कुलर फिगर्स के लिए बोला जाता है। पैरीमीटर ऑफ बेस 2 पाई r इंटू एच से रिलेट करना है, इंटू हाइट। हो गया लेटरल सरफेस एरिया। और क्या निकालना चाहते हैं हम, टोटल सरफेस एरिया निकालना चाहते हैं। ठीक है जी, टोटल सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म क्या आएगा, उसमें वो तो क्या होगा, लेटरल प्लस एरिया ऑफ बेस हो जाते हैं ना, दोनों एरिया ऑफ बेस। तो बस इसमें ऐसे लिख देते हैं, लेटरल सरफेस एरिया प्लस 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ बेस। बस खत्म। दोबारा से देखो, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर से रिलेटेड है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है सिलेंडर का वॉल्यूम। तो इसका क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट एच। लिटिल सरफेस उसमें क्या होता है, 2 पाई r इंटू एच। तो 2 पाई r इज सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस, उसमें सर्कुलर होता है। तो पेरीमीटर भी बोल सकते हैं, पेरीमीटर ऑफ द बेस और सर्कमफ्रेंस सेम ही होता है। तो पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये हो गया लेटरल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया तो लेटरल सरफेस एरिया प्लस ट्वाइस ऑफ एरिया बेस। यहां तक सब क्लियर हो गया है तो ऑल क्लियर कर दो जल्दी से, और इमोजी बना दो। अब आप एक और इमोजी डाल सकते हो, ये वाली, क्योंकि वो इमोजी थोड़ी सी पुरानी होगी। इसका मतलब है हमने क्वेश्चन को धो दिया है। अभी ऐसे क्वेश्चन किया नहीं है, बट फिर भी इसका भी मतलब ऑल क्लियर ही है हमारे लिए।
ठीक है, सबको क्लियर है इसका मतलब? कोई ऐसा बच्चा इसको नहीं समझ आया हो? कार्तिक ये नहीं, जो मैं बोल रहा हूँ वही, ये डांस वांस नहीं करना है यहाँ पे। या निंजा डाल सकते हो या आप ये बॉक्सिंग डाल सकते हो। ठीक है, चलो वापस आते हैं। तो ये हमने अब क्या कर लिया, प्रिज्म कर लिया। अब आगे आते हैं पिरामिड पे। अच्छा, पिरामिड में भी हम जो पढ़ने वाले हैं वो राइट पिरामिड है। राइट पिरामिड कहने का वही मतलब हो गया कि जैसे राइट सर्कुलर कोन होता है, राइट कोन भी बोल देते हो, राइट सर्कुलर कोन भी बोल सकते हो। उसमें क्या होता है कि जो कोन का जो वर्टेक्स होता है वो उसके एक्सिस पे आता है, मतलब जो सेंटर से लाइन पास कर रही होगी परपेंडिकुलर टू द बेस। तो राइट पिरामिड में भी यही होगा, जो उसका वर्टेक्स होगा वो इसके एक्सिस पे आएगा, जो इसका बेस होगा उसके सेंटर से पास कर रहा होगा। ठीक है, तो पिरामिड, और अभी हम राइट पिरामिड पढ़ रहे हैं तो इसको राइट पिरामिड ही लिख देता हूं मैं। क्योंकि ऑब्लिक पढ़ने के लिए ना थोड़े और मतलब मुश्किल हो जाती हैं चीजें, तो इसीलिए अपना अपने को तो बेसिक चीजें पढ़नी है, इसलिए हम राइट पिरामिड ही पढ़ रहे हैं। ठीक है। अच्छा, राइट पिरामिड में क्या होता है, इसके जो स्लैंट सरफेसेस होते हैं, जो जैसे इससे पहले वाले में स्लैंट सरफेसेस क्या थे, रेक्टेंगल। अब हमारे जो स्लैंट सरफेसेस हैं, स्लैंट सरफेसेस ऑफ अ पिरामिड आर ट्राइंगल्स। जो स्लैंट सरफेसेस हैं वो क्या होते हैं इस केस में, ट्राइंगल। ठीक है जी। तो देखते हैं क्या होता है। जैसे अब ट्रायंगुलर पिरामिड देखते हैं सबसे पहले। अब नाम इसका वैसे ही है, नाम वही उसके बेस से पड़ता है बेसिकली। तो ट्रायंगुलर पिरामिड में क्या है, अच्छा ये जो होता है पिरामिड जो होता है कौन से रिलेटेड होता है। ठीक है, जैसे हमारा ये प्रिज्म था, ये किससे रिलेटेड था, सिलेंडर, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही जो राइट पिरामिड है वो किससे रिलेटेड है, कौन से, तो इसके सारे फॉर्मूले कौन पर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो अब ट्रायंगुलर पिरामिड बनाते हैं। ट्रायंगुलर पिरामिड में क्या होगा, पहले तो आप बेस बनाओगे, देखना ध्यान से। जैसे ये मैंने बेस बना दिया इसका, तो ये इसका बेस हो गया। इसको शेड कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बेस हो गया। ठीक है, अब आपने क्या किया, एक पॉइंट आउट ऑफ द प्लेन ले लिया जो कि इसके सेंटर के जस्ट ऊपर आ रहा है। जैसे ये इसका सेंटर है, इसके एक्सिस के जस्ट ऊपर आ रहा है, तो ये पॉइंट जो है इसके जस्ट एक्सिस के ऊपर आ रहा है, और इसको आपने ज्वाइन कर दिया सारे एजेस से। तो जैसे आपने इसे ज्वाइन किया, इधर से ज्वाइन कर दिया और इधर से ज्वाइन कर दिया, समझ आ गया, टेट्राहेड्रन है बेसिकली। जो ट्रायंगुलर पिरामिड इज टेट्राहेड्रन ओनली। ठीक है, समझ आइए कैसे बन रहा है। ये आपका बेस हो गया ए बी सी, और ये पॉइंट पी जो हो गया आउट ऑफ द प्लेन हो गया। हमारे पास बेस हो गया एबीसी और पी हो गया आउट ऑफ द प्लेन, तो इसको जब आप ज्वाइन करोगे तो आपके पास एक ट्रायंगुलर पिरामिड बन जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अच्छा, तो अगर आप ध्यान से देखोगे इसके सारे सरफेसेस, जैसे एपीसी, एपीबी, बीपीसी, ये सारे सरफेसेस हैं, स्केलेटल सरफेसेस हैं, ये क्या है, ट्रायंगल है। ठीक है जी, ये बात हमें क्लियर हो गई। अब आते हैं, अब इसके वॉल्यूम वगैरह ये सब निकालते हैं। तो जैसे इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ ट्रायंगुलर पिरामिड, क्या होगा भाई बताओ, वॉल्यूम ऑफ ट्रायंगुलर पिरामिड। तो कौन से रिलेट करना है, कौन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। अच्छा, इसकी हाइट क्या कंसिडर होगी, जैसे मान लो ये सेंटर है इसका, ओ मान लेते हैं, तो हाइट इज बेसिकली ओपी। जो सेंटर होगा, मतलब सेंट्रोइड हो सकता है इस केस में, एबीसी के केस में जो सेंट्रोइड होगा, जो पॉइंट होगा, मतलब जो एकदम बीच में आ रहा होगा, सेंट्रोइड होता है वो। तो पॉइंट पी जो होगा वो जस्ट ओ के ऊपर होगा, तो ओपी इज दी हाइट। तो इस केस में हाइट जो होगी वो ओपी होगी। ठीक है, वॉल्यूम आ गया समझ में, लेटरल सरफेस एरिया पे आता है। अच्छा, ये भी थोड़ा ध्यान से समझने वाली चीज है। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, उस केस में क्या होता था, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया कौन का क्या होता है, कौन से रिलेट करना है, पाई आर एल, याद है पाई आर एल, पाई आर एल क्या होता है, बेस का सरकमफ्रेंस का हाफ इंटू स्लैंट हाइट। तो सेम वही लिखेंगे, हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस
इंटू स्लैंट हाइट। अच्छा, जो इसमें स्लैंट हाइट होती है वो कैसे निकाली जाती है, क्योंकि स्लैंट हाइट मतलब साइड को, एज को नहीं बोलते हैं स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट कैसे निकाली जाती है, एसी का मिड पॉइंट लिया जाता है। तो से ये मान लेते हैं हम Q, सो Q इज मिड पॉइंट ऑफ AC, ठीक है। और PQ जो होती है वो हमारी स्लैंट हाइट होती है, तो स्लैंट हाइट इज PQ। समझ आ गया। Q इज मिड पॉइंट ऑफ AC। जनरली जो आपको फिगर्स देगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, उसमें ये रेगुलर होंगे। रेगुलर क्या होंगे, ABC जो है ये रेगुलर है, समझ गए ना। रेगुलर मतलब रेगुलर ट्रायंगल में जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, तो एबीसी आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और उस केस में आप क्यू एसी पे ले लो, चाहे आप एबी का मिड पॉइंट ले लो, चाहे आप बीसी का मिड पॉइंट ले लो, पी क्यू आपका सेम आएगा। तो इसलिए स्लैंट हाइट ऑल डायरेक्शंस में सेम आने वाली है। तो क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ एसी, और अगर आप पी क्यू को ज्वाइन करोगे, जैसे इसको ज्वाइन कर देते हो, तो ये जो पी क्यू लाइन बनेगी ये हमारी स्लैंट हाइट हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चंस करने में यूज होगा, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट आते हैं टोटल सर्फेस एरिया। तो टोटल सर्फेस एरिया तो बहुत इजी है। टोटल सर्फेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, लेटरल सर्फेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, तो सेम वही आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया सबको, कोई दिक्कत? ऑल क्लियर कर दो एक बार। पीयू जी तुम लेट क्यों ज्वाइन कर रहे हो भाई, फिर जय हनुमान लेके जा रहा है। सबको ये क्लियर हो गया, ऑल क्लियर कर दो एक बार। क्वेश्चन बताओ, कितने क्वेश्चन हो गए थे हमारे, क्वेश्चन का नंबर बताना बेटा एक बार। किसी के पास क्वेश्चन का नंबर लिखा हुआ है, जल्दी से बताओ। सर 55। 55, ठीक है। प्रॉब्लम 56 देखो, अब इसी के ऊपर है ये जो अभी हमने पढ़ा है। तो ऐसे याद रखो कि भाई प्रिज्म जो होता है उसके लेटरल सर्फेसेस रेक्टेंगल होते हैं, ठीक है। पहली चीज, ये बेस पर डिपेंडेंट होते हैं, इनका नाम जो होता है इनके बेस पर पड़ता है। ट्रायंगुलर प्रिज्म, स्क्वायर प्रिज्म, ठीक है, रेक्टेंगुलर प्रिज्म, ऐसे करके इनका जो नाम होता है वो इनके बेस के ऊपर पड़ता है। फिर इनके जो फॉर्मूले हैं प्रिज्म के, वो सिलेंडर से रिलेटेड हैं। ऐसे जो पिरामिड है वो क्या है कि आपका बेस होगा, एक पॉइंट आउट ऑफ द प्लेन लो, उसको ज्वाइन कर दो, उसके लेटरल सर्फेसेस ट्रायंगल होते हैं। जो पिरामिड होता है उसके जो फॉर्मूले होते हैं वो कौन से रिलेटेड होते हैं, बस ये ध्यान रखोगे अपने आप, आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूँ इसका। अमंग ऑल रेगुलर among all regular square pyramids of volume 36 रूट 2 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ पिरामिड find the dimensions of pyramid having least lateral surface area। Among all regular square pyramids of volume 36 root 2 centimeter cube, find the dimensions of the pyramid having least lateral surface area। तो ये प्रॉब्लम है, देखो मैं बताता हूँ क्या करना है। एक तो रेगुलर है, इसका मतलब है सारी साइड्स जो होंगी वो बराबर होंगी, ठीक है। जो स्क्वायर बेस होगा उसकी साइड बराबर होंगी, और जो एजेस होंगे, एजेस तो अलग होंगे, आप समझ गए ना। मतलब ऐसा होगा कि वो एजेस की लेंथ भी बराबर होगी, आपस में एजेस की लेंथ बराबर होगी, और स्क्वायर बेस तो है ही अपने पास। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे अपने पास ये एक स्क्वायर बेस है, तो ये जो सारी लेंथ है ये तो बराबर है ही ऑटोमेटिकली। अब जो आपने पॉइंट आउट ऑफ द प्लेन लिया है, जैसे ये पॉइंट आपने आउट ऑफ द प्लेन लिया है, तो ये जो पॉइंट है ये इसके सेंटर के जस्ट ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो ये जस्ट वर्टिकली ऊपर आएगा, ठीक है, ऐसा कुछ आएगा। और इसके बाद ये जैसे इसके सेंटर के ऊपर आएगा, अगर यहाँ से आप इसके ऊपर परपेंडिकुलर गिरोगे तो ये मिड पॉइंट होगा, तो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगी।
अच्छा, अब पिरामिड बनाना है, तो पिरामिड बनाने के लिए आप इसको इससे ज्वाइन करो। मैं ये कह रहा था, ये जो एज हैं जो मैंने रेड से बनाए हुए हैं, ये जो एजेस हैं ये भी हमारे क्या आएंगे, बराबर आएंगे लेंथ में। ठीक है, तो ये जो एजेस हैं ये भी बराबर आएंगे। चलो ये बात तो हमें क्लियर होगी। अब हमें क्या करना है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो वॉल्यूम लिखते हैं। क्या करना है हमें, वॉल्यूम दिया हुआ है ना, तो वॉल्यूम लिखते हैं, फिर इसके साइड लेंथ वगैरह मानेंगे। तो ये मान लेते हैं कि जैसे इसकी जो साइड लेंथ है वो ए यूनिट है, और इसकी हाइट को एच मान लेते हैं। तो ए और एच में कैलकुलेशंस करेंगे, स्लैंट हाइट की हमें जरूरत पड़ेगी क्योंकि लेटरल सरफेस एरिया है। तो पहले वॉल्यूम जो हमें गिवन है, तो वॉल्यूम हमें किसके बराबर होता है, कोन का वॉल्यूम याद कर रखो। कोन का वॉल्यूम क्या होता था, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो क्या आएगा, इसका वॉल्यूम जो आएगा वो क्या आ जाएगा, 1/3 इंटू ए स्क्वायर इंटू हाइट एच। दिस इज गिवन एज 36√2। तो ये हमें 36√2 के बराबर गिवन है। तो यहाँ से एक रिलेशन आ गया ए और एच में। अब समझ रहे हो ना, आपको जैसे पहले क्वेश्चंस में क्या करता था, बोलते कांस्टेंट था तो उसको आप क्या मान लेते थे। तो यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट ही तो है, 36√2। तो इससे क्या होगा, ए और एच में एक रिलेशन आ जाएगा, विच इज 108√2, जो भी यूनिट्स हैं इसके। तो एक रिलेशन तो हमारे पास ये आ गया। ठीक है जी, अब हमें क्या करना है, सी एस से लेटरल सरफेस एरिया को लीस्ट करना है। तो सी एस से को मिनिमाइज करना है। ठीक है, ये हमारा कंसर्न है। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया उसमें क्या होता था, पाई आर एल, याद है पाई आर एल। तो हाफ इंटू सरकमफ्रेंस, तो हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस विच इज 4a इंटू स्लैंट हाइट विच इज एल। ठीक है, इसको आपको मिनिमाइज करना है। अच्छा, अब जो स्लैंट हाइट होगी वो किसके बराबर होगी, यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं। तो स्लैंट हाइट जो होगी वो किसके बराबर होगी, आपको भी बताया था कि ये मिड पॉइंट है, इसका ज्वाइन कर रखा है। ठीक है, तो ये वाली लेंथ जो होगी इधर से भी मिड, क्योंकि स्क्वायर है तो ये a/2 होगी। तो जो स्लैंट हाइट आएगी वो ये वाली लाइन आएगी, जो मैं ब्लू से बना रहा हूँ। स्लैंट हाइट जो आएगी ये वाली लाइन आएगी। अभी भी बताया था आपको कि जो टॉप वर्टेक्स को आपके साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करता है। ठीक है, तो स्लैंट हाइट है दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 4। तो ये मेरी स्लैंट हाइट हो गई। तो मेरा जो फॉर्मूला बन जाएगा कर्व सरफेस एरिया का, वो आ जाएगा 2a इंटू अंडर रूट ऑफ 4h स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो ये बन जाएगा a टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 4h स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये मेरा सी एस ए हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब इसमें सी एस ए को मिनिमाइज करना है तो इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, बट इसमें दो वेरिएबल हैं और उसके लिए आपको ये रिलेशन पता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको ये वाली जो वैल्यू है 108√2 को इसको k मान लेते हैं फॉर द टाइम बिंग, है ना, ताकि क्या मतलब बार बार ना पुट करना पड़े यहाँ पे। तो ए स्क्वायर एच इज इक्वल टू k मान लिया हमने। ठीक है जी, वेयर k इज 108√2। अब यहाँ पे h की वैल्यू डाल दो। तो a टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ, ताकि एक ही वेरिएबल में आ जाए, h की वैल्यू मेरे पास कितनी है, k बाई ए स्क्वायर। तो 4 h की वैल्यू कितनी आएगी, k बाय ए स्केयर। तो ये बन जाएगा k स्केयर बाय a4 प्लस ए स्केयर ओनली। ठीक है, अब इस a को अंदर ले जाते हैं ताकि अंडर रूट में सारी टर्म्स आ जाएं और डिफरेंशिएट करने में आसानी रहेगी। तो 4k स्केयर बाय ए स्केयर प्लस a4, ये टर्म आ जाएगी मेरे पास। इतना समझ आ गया होगा। ये वाले टू से ये वाले टू कैंसिल कर दिया एक्चुअली मैंने। ठीक है, तो अब मेरे को डी सी एस से बाय डी ए निकालना है। ठीक है, इससे डिफरेंशिएट हो जाएगा ये। तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 1/2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट में ये टर्म आ जाएगी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, -2 है तो -8k स्क्वायर बाय ए क्यूब प्लस 4a क्यूब, ये टर्म आ गई मेरे पास। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही इसमें। ठीक है, अब यहाँ तक क्या आ जाएगा, अब यहाँ से हम इसका सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जा रही है 4a6 -8k स्क्वायर बाय ए क्यूब। ये आपका, ये वाली टर्म तो पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो इसको लैम्डा लिख लेते हैं, लैम्डा पॉजिटिव, मॉड लैम्डा लिख दो, पॉजिटिव है। तो दिस इज इक्वल टू 0 करेंगे। अब हमें निकालना क्या है, ए की तो वैल्यू निकालनी है। तो ए जो आएगा, ए के रूट आ जाएंगे, यहाँ से ए के दो रूट आ जाएंगे। एक तो ए आ जाएगा, देख रहे हो, 2k स्क्वायर आएगा ना, तो ए की पावर 6 इज इक्वल टू, चलो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ ताकि आपको गड़बड़ ना लगे। तो ये बन जाएगा, जैसे 4 कॉमन निकाल लेते हैं, तो ए की पावर 6 -2k स्क्वायर, इसके दो फैक्टर बनेंगे, डिवाइडेड बाय ए क्यूब इज इक्वल टू 0। ये आपका, मैं फर्स्ट डेरिवेटिव से इसका मैक्सिमम मिनिमम निकालूंगा एक्चुअली में ना। तो ए के दो रूट क्या आएंगे, एक आएगा 2k स्क्वायर की पावर 1/3, और एक आएगा a इज इक्वल टू -2k स्क्वायर की पावर 1/3, क्योंकि ए की पावर 6 है ना। ठीक है, तो पहले क्यूब रूट ले लो, फिर ए उसकी पावर 1/6 आएगा, सॉरी।
1/3 नहीं आएगा क्योंकि a इज इक्वल टू 2k² तो वहां पे जाके 1/6 बनेगा, तो 1/6 एक बार प्लस में आएगा और एक बार 1/6 माइनस में आएगा। ठीक है जी। तो जो आपका प्लस वाला रूट होगा, नीचे से रूट 0 आ रहा है, एक माइनस वाला आ जाएगा नंबर लाइन पे अगर हम बनाते हैं, ठीक है, और एक प्लस वाला आ जाएगा। अंडरस्टूड है, नेगेटिव तो वैसे ही नहीं हो सकता, आपको 0 के आगे ही देखना है, ये तो सबको क्लियर ही है। तो ये हमारा f डैश ऑफ CSA हो गया, CSA का मतलब डेरिवेटिव हो गया, CSA डैश लिख लेते हैं इसको। अब यहाँ पर जो टर्म आएगी वो प्लस आएगी ना, क्योंकि इसके आगे वाली वैल्यू अगर आप पुट करोगे तो प्लस आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा। तो यहाँ ग्राफ डिक्रीज करके इंक्रीज कर रहा है, तो क्लियर है यहाँ पे क्या होगा, मिनिमम आएगा। एक और तरीका है, आप डबल डेरिवेटिव भी चेक कर सकते हो। डबल डेरिवेटिव क्या होना चाहिए इस केस में, अगर मिनिमम आता है तो उसमें डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा, वो भी आप चेक कर सकते हो। तो मुझे क्लियर हो गया कि इस वैल्यू पर ए की जो वैल्यू आएगी, इस ए की वैल्यू पर जो मेरा CSA आएगा वो मिनिमम आएगा। अच्छा, अब ये वैल्यू है कितनी वो निकाल लेते हैं। a इज इक्वल टू 2k² की पावर 1/6। अब जो हमारा k था वो था 108√2, ये माना था हमने k को, k इज 108√2, ठीक है, उसको इसमें इसमें पुट करो आप, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी a इज इक्वल टू 2 इंटू 108 इंटू 108 इंटू 2 की पावर 1/6। ठीक है जी, 108 होता है 12 इंटू 9, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 9 इंटू 9 की पावर 1/6। तो इसको वो ब्रेक करना पड़ेगा हमें ना, तो ये बनेगा 2 2 2 की पावर 2 हो गया, यहाँ से 4 आ जाएगा, ये 4 इंटू 3 लिख सकते हैं, इसको इसको 4 इंटू 3 लिख सकते हैं, तो 2 की पावर 2 और आया, 2 की पावर 2 और आया, 3 की पावर ये कितना हो गया, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, 3 की पावर 6, ठीक है, ये 2 इंटू 3 बन जा रहा है ना, तो 2 इंटू 3 6 आ जा रहा है। तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 6। अब हमें डायमेंशन ही निकालने थे, तो जो बेस है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 6। अब एच निकाल लेते हैं। अब एच के लिए कुछ रिलेशन होगा हमारे पास, क्योंकि एच और ए में रिलेशन था ना जो कांस्टेंट वाला था, ए स्क्वायर एच इज इक्वल टू 108√2, तो एच कितना आएगा हमारे पास 108√2 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, तो हमारे पास आ जाएगा 108√2 बाई 6 इंटू 6, तो ये आ जाएगा 618, ठीक है, और फिर 6 3 जा तो 3√2 इसकी हाइट आ जाएगी। तो आपके डायमेंशन आ गए पूरे, बस डायमेंशन कहने का मतलब है कि आप उस फिगर को पूरे को बना पाओ, तो ये बन जाएगा ना। अब आपको बेस का पता चल गया, बेस ए 6 होगा और हाइट इसकी क्या होगी, 3√2 होगी। ठीक है, देखो भाई सबको समझ आ गया कि नहीं समझ आया। तो इस पिरामिड के जो डायमेंशन हैं वो हमारे पास ये हैं, तो एक तो ए इज इक्वल टू 6 है, 6 सेंटीमीटर, एंड एच इज इक्वल टू 3√2 सेंटीमीटर, तो ये इसका आंसर हो गया। कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, नहीं तो ऑल क्लियर कर दो सब लोग। कोई ऐसा बच्चा इसको डाउट हो, भाई जो इसमें ये लिखेगा नहीं ना उसकी मैं एब्सेंट लगाया करूंगा। आप सबको ये यहाँ पे ऑल क्लियर वगैरह लिखना है, कुछ ही बच्चे लिखते हैं, तो अगर आप प्रेजेंट हैं क्लास में तो जरूर लिखें, क्लास में पार्टिसिपेट करो, नहीं तो फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब एक और क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो दिस वाज 56 57, ये जेई का प्रॉब्लम कर रहे हैं अब। A rectangular sheet of fixed perimeter, a rectangular sheet of fixed perimeter with sides having their length a rectangular sheet of fixed perimeter with sides having their length in the ratio 8:15
is converted into an open rectangular box. Is converted into an open rectangular box. इसको पढ़ो इस क्वेश्चन को ना साथ साथ, क्योंकि अच्छा काफी अच्छा क्वेश्चन है ये. By folding. ठीक है. After removing squares of equal area. From all four corners. If the total area of the removed square the total area of removed square is 100, the total area of removed square is 100 units. The resulting box has maximum volume. ठीक है. क्या फाइंड आउट करना है अब? द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द rectangular sheet MCQ है, एक से ज्यादा आंसर है इसके. ठीक है. तो ये ऑप्शन है इसमें 24, 32, 45 और डी ऑप्शन है 60. ठीक है. 2016 या 2015 का प्रॉब्लम है. एक बार पढ़ो, इसका डायग्राम वगैरह बनाने की कोशिश करो, पूरा सॉल्व. बस इसका प्रॉब्लम पढ़ के समझने की कोशिश करो, फिर मैं बताता हूँ क्या करना है. अच्छा क्वेश्चन है काफी, अभी आपको समझ आएगा जब हम करेंगे. क्वेश्चन का मीनिंग क्लियर हो रहा है?
दोनों का सही आंसर है ए और सी। देखो मैं बताता हूँ क्या है इसमें। A rectangular sheet of fixed perimeter with sides having their length in ratio 8:15। तो इसमें क्या है कि एक रेक्टेंगुलर शीट है जिसकी जो साइड्स हैं उसकी रेशियो 8:15 है। तो उसे हमने एक को 8x मान लिया और दूसरे को 15x मान लिया, तो कुछ ऐसा डायग्राम होगा, ठीक है। और उसके बाद उसका पैरामीटर फिक्स्ड है, तो कुछ ऐसा होगा कि ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शीट होगी जिसमें एक लेंथ हम 8x मान लेते हैं और एक हम 15x मान लेते हैं, क्योंकि 8:15 है, ठीक है। कुछ भी मान सकते हो, 8x और 15x मान लिया हमने, रेशियो बट 8:15 होनी चाहिए, ठीक है। और इसका पैरामीटर फिक्स्ड है। इसका मतलब पैरामीटर फिक्स कहने का मतलब हो गया ये कांस्टेंट होगा, मतलब इसका पैरामीटर कांस्टेंट होगा। तो इसका पैरामीटर कितना आएगा 16x प्लस 30x, ठीक है। तो ये 46x बनेगा, ये कांस्टेंट है। इसका कहने मतलब है x की वैल्यू कांस्टेंट है। तो यहाँ से क्लियर हो गया ना, बिकॉज दिस इज कांस्टेंट, इससे हमें ये क्लियर हो गया कि x इज कांस्टेंट। तो x वेरिएबल नहीं हो सकता। एक इंपॉर्टेंट चीज हमें पता चल गई कि x जो है वो वेरिएबल नहीं हो सकता, ठीक है जी। x कांस्टेंट हो गया। is converted into an open rectangular box by folding after removing squares of equal area from all four corners। अब उसने क्या किया, यहाँ से एक स्क्वायर रिमूव करना स्टार्ट कर दिया, चारों कॉर्नर से स्क्वायर्स रिमूव कर दिए हैं उसने, ठीक है। ऐसे उसने स्क्वायर्स रिमूव कर दिया। मान लो इसकी साइड ए है तो ये चारों साइड ए हो गई ऐसे करके, ठीक है। अब इससे वो ओपन रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाएगा, या बॉक्स बनाएगा बेसिकली। वो कैसे बनेगा, फोल्ड करने के बाद। तो ये रिमूव कर दिया उसने, ये वाला पार्ट रिमूव कर देगा, ये वाला पार्ट रिमूव कर देगा, ये वाला पार्ट रिमूव कर देगा, ये वाला पार्ट रिमूव कर देगा। बॉक्स कैसे बनेगा, अभी ये कॉमन सेंस है अपनी कि हम बॉक्स कैसे बनाएंगे, कि ये सेम मैं बता देता हूँ कैसे बॉक्स बनेगा। तो ये ऐसा हो गया, अब उसने रिमूव कर दिया, तो अब रिमूव करेगा तो क्या हो गया, ये चार पार्ट उसने रिमूव कर दिया ऐसे ही, यहाँ से भी रिमूव कर दिया, यहाँ से भी रिमूव कर दिया, यहाँ से भी रिमूव कर दिया, यहाँ से भी रिमूव कर दिया। अब ये लाइन डॉटेड बना दो। अब ये जो डॉटेड लाइन है इसको फोल्ड कर दो, यहाँ पर फोल्ड करो। तो जब आप रिमूव करोगे तो ये वाला पार्ट अब आपका हट गया है, ये वाला भी हट गया, ये भी हट गया, ये भी हट गया। तो जब आप फोल्ड करोगे तो क्या होगा, ये वाला पोर्शन ऊपर चला जाएगा ना। समझ पा रहे हो सब लोग कैसे बनेगा बॉक्स, ये वाला पोर्शन फिर ऊपर चला जाएगा, ये वाला पोर्शन फिर ऊपर चला जाएगा, और ये वाला पोर्शन फिर ऊपर चला जाएगा। तो ये बॉक्स ऐसा बन जाएगा कि ये इसका बेस हो गया, और ये इसकी एक ऐसे साइड वाली साइड बन जाएगी। तो ये एक फेस बन जाएगा, फेस बोल सकते हैं। ये बेस हो गया अपना जो शेड कर रखा है, ये फेस बन गया, ये फेस बन गया, ये फेस बन गया। मेरे को लग रहा है इतना सबको समझ आ रहा होगा कि रेक्टेंगुलर बॉक्स कैसे बनेगा, ठीक है। आप यहाँ पे इसके फोल्ड मारोगे, ये जो साइड है इसको उठा के ऊपर को ले जाओगे, ठीक है। ये वाली ऐसे इधर जो साइड है इसको उठा के ऊपर ले जाओगे, इसको उठा के ऊपर ले जाओगे, और इसको उठा के ऊपर ले जाओगे, ठीक है जी। ये वाली बात हो गई। अब नेक्स्ट आते हैं क्या कह रहे हैं। तो हमने अपना एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना लिया। द रिजल्टिंग बॉक्स हैज मैक्सिमम वॉल्यूम। अब मेरा कंसर्न क्या है, ये जो वॉल्यूम है इसको मेरे को मैक्सिमाइज करना है। तो रिजल्टिंग बॉक्स हैज वॉल्यूम मैक्सिमम, मेरे को वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। अच्छा जी, पहले तो वॉल्यूम निकालते हैं। तो वॉल्यूम किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स हो जाएगा मेरे पास, ये साइड लेंथ कितनी आएगी यहां से लेकर यहां तक वाली, कितनी आएगी ये लेंथ। तो ये ए है, ये भी ए है, क्योंकि स्क्वायर्स ऑफ इक्वल एरिया आपने रिमूव किए हैं। तो वो कितनी आएगी, 8x माइनस, तो 8x-2a आएगी ये वाली लेंथ। इधर से अगर आप देखोगे तो ये आएगा 15x-2a, ठीक है। और जो हाइट आएगी वो हमारी a आएगी। ये क्लियर हो गया, 8x-2a, 15x-2a और a, ये आ गया अपने पास, ठीक है जी। अब इसमें x तो कांस्टेंट है, तो देखने भी आपको समझ आ जाएगा कि भाई अब इसमें वेरिएबल भी तो होना चाहिए। तो x तो कांस्टेंट है, तो a आपका वेरिएबल होगा यहाँ पे। तो यहां से पता चल जाएगा a इज वेरिएबल। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिया हुआ था उसने। अब इसने बोला हुआ टोटल एरिया ऑफ रिमूव्ड स्क्वायर इज 100 यूनिट्स, और इफ भी लगा हुआ है इसके आगे। अब ध्यान से पढ़ो स्टेटमेंट को। इफ द टोटल एरिया ऑफ रिमूव्ड स्क्वायर इज 100 यूनिट, द रिजल्टिंग बॉक्स हैज मैक्सिमम वॉल्यूम। अच्छा, अब अगर आप ध्यान से समझो तो इसका मतलब ये है कि भाई आप हो क्या सकता है कि आपको एक, मान लो एक बॉक्स बनाना है आपको, ठीक है। आपके पास एक रेक्टेंगुलर शीट है, आपको बॉक्स बनाना है और उसका वॉल्यूम आप मैक्सिमम करना चाहते हो। तो आप क्या करोगे, जो बॉक्स है उसके डायमेंशन एक तरीके से ये पता है हमें 8 और 15 के रेशियो में है,
ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप स्क्वायर सेक्शन मान लो आपने छोटा सा काटा, अब आपने स्क्वायर सेक्शन छोटा सा काटा, उसमें क्या होगा कि भाई वॉल्यूम मैक्सिमम नहीं बन पड़ा। जब आप एक मतलब मान लो ए आपने 1 ले लिया, तो उस केस में क्या होगा, वॉल्यूम मैक्सिमम नहीं होगा। फिर आपने ए 2 ले लिया, तब वॉल्यूम मैक्सिमम नहीं होगा। ए आपने 3 ले लिया, तब वॉल्यूम मैक्सिमम नहीं होगा। ए 4 ले लिया, तब मैक्सिमम नहीं होगा। ऐसे करके आपको क्या पता चला कि जब टोटल एरिया इनका 100 होगा, तब आपका वॉल्यूम क्या होगा, मैक्सिमम हो रहा है। तो इसका मतलब हो गया 4a² उसने 100 दिया हुआ है, 4a² 100 दिया हुआ है, मतलब ए 25 हो गया, इसके 25 हो गया, तो ए कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। जिसको नहीं समझ आ रहा भी सुनते रहो मैं क्या कह रहा हूँ। ये आपके पास क्या था कि भाई एक बॉक्स था, आप उसमें से स्क्वायर सेक्शन कट करते जा रहे हो, तो एक केस ऐसा आएगा जब ए 5 हो जाएगा, जब ए 5 होगा तब इसका वॉल्यूम मैक्सिमम हो रहा है। ये स्टेटमेंट ये बता रही है, इफ द टोटल एरिया ऑफ द रिमूव्ड स्क्वायर इज 100 यूनिट, द रिजल्टिंग बॉक्स हैज मैक्सिमम वॉल्यूम। तो वॉल्यूम मैक्सिमम कब होगा, जब ए 5 होगा। तो ए आपका क्या हुआ, वेरिएबल, ए को कांस्टेंट नहीं मान लेना है। फिर तो अगर आपने ए को भी कांस्टेंट मान लिया, फिर तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व ही नहीं होगा। तो आप डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करोगे, एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स तो कांस्टेंट है। तो इसमें यही कंफ्यूजन हुआ था उस टाइम में बच्चों को कि भाई एक्स कांस्टेंट है या ए कांस्टेंट है, कौन कांस्टेंट है। तो जो एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहा था क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, क्योंकि तो एक्स को कांस्टेंट पहले ही पता चल गया था मैं। तो अब हम क्या करेंगे, dv बाई डी जो होगा ये 0 के बराबर होगा एट a इज इक्वल टू 5 ऑब्वियसली, और वहां पे d2v बाई डी स्क्वायर जो होना चाहिए वो भी नेगेटिव होना चाहिए, तभी तो वॉल्यूम जो होगा वो मैक्सिमम बनेगा। तो अब ये चेक कर लेते हैं, डिफरेंशिएट करो इसको। अब 3 टर्म्स हैं, डेरिवेटिव कैसे लोगे, एक एक करके डिफरेंशिएट करते रहो। 8x माइनस 2a इंटू 15x माइनस 2a इंटू 1 प्लस 8x माइनस 2a इंटू a, अब इसका डेरिवेटिव 15x माइनस 2a का डेरिवेटिव -2 प्लस 15x माइनस 2a इंटू a इंटू 8x माइनस 2a का डेरिवेटिव -2 इक्वल टू 0। दिस शुड बी इक्वल टू 0 एट a इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो अब आप एक काम करते हैं, को 5 गेट देते हैं इसमें, तो आ जाएगा 8x माइनस 10 इंटू 15x माइनस 10, ए को 5 गिरा तो -10 इंटू 8x माइनस 10 -10 इंटू 15x माइनस 10 इक्वल टू 0। ये टर्म आ गई। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, और तो देखो कुछ कॉमन नॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है सबसे ना, तो 5 कॉमन ले लो एक तो सबसे पहले, तो 5 कॉमन लेंगे और 2 10 कॉमन ले लो, तो 5 और 2, तो यहाँ से 2 कॉमन जाएगा तो ये बचेगा 4x माइनस 5, यहाँ से 5 कॉमन जाएगा तो बचेगा 3x माइनस 2। ठीक है, यहाँ से 10 कॉमन गया तो -8x प्लस 10, यहाँ से 10 कॉमन गया तो -15x प्लस 10, दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक बन गई, x की 2 वैल्यूज आ जाएंगी, तो ये हो जाएगा 12x स्क्वायर -8x -15x प्लस 6 -8x -15x, ठीक है, प्लस 20 इज इक्वल टू 0। तो ये टर्म हमारी बन जा रही है 12x स्क्वायर 16 -46x 16 और 30 प्लस 26 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके फैक्टर निकालने पड़ेंगे, 6x स्क्वायर -23x प्लस 13। ठीक है, तो प्लस 13 आ रहा है ना, नहीं कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने कहीं पे। सर ये प्लस कितना 6 की आएगा, प्लस 10 आएगा। हाँ यहाँ पे कर, ये 10 है, ये 10 है, ये 10 है, तो ये 10 आएगा यहाँ पे, तो 30 होगा, नहीं तो ये फैक्टराइज ही नहीं हो रहा ना। देखो ये 5 इंटू 2 10 आएगा, वो मैंने 6 लिख दिया था गलती से। 12x स्क्वायर -8x -15x प्लस 10 -8x प्लस 10 -15x प्लस 10, ठीक है अब सही है। तो प्लस 30 हो गया, और यहाँ पे 2 कॉमन निकाला तो 15 हो गया, तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, तो 23 है, तो 6 18 बन गया ना ये, हाँ ठीक है, तो 18 और 5 हो जाएगा, तो 6x स्क्वायर -18x -5x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 6x कॉमन आएगा, -5 कॉमन आएगा, यहाँ से x -3 आ जाएगा। तो x की 2 वैल्यू आ गई, एक x की वैल्यू आ गई 5/6 और एक x की वैल्यू आ गई 3। अब जो हमारी साइड लेंथ थी वो क्या क्या थी, 8x और 15x, ये दो साइड लेंथ थी, तो 8x निकालोगे तो ये तो आपके पास आ जाएगा 40/6, और यहाँ पे आ जाएगा 75/6। ठीक है, यहाँ पे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखना पड़ेगा कौन कौन से आंसर आएंगे। 3 लेंगे तो ये 24 आ जा रहा है और 45 आ जा रहा है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शंस तो ये 24 और 45 ही दिए हुए हैं, ये वाले ऑप्शंस नहीं दिए हुए हैं। अब ये देख लेते हैं ये ऑप्शंस क्यों नहीं दिए हुए हैं।
ये आंसर में हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, ऐसा कुछ? ठीक है, ऑप्शन में नहीं दिए हुए हैं, हो तो सकते हैं, क्योंकि 45/6 जो है इस पे जो वॉल इसमें 5 से बड़ा आ रहा है, ये 6 5 30, हाँ 5 से तो बड़ा आ ही रहा है। ये पॉसिबल नहीं होगा वैसे, ये क्यों नहीं पॉसिबल होगा, 40/6 तो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि क्या होगा अगर आपका जो साइड है वो 40/6 हो गया, तो ये तो 10 तो यही हो जा रहा है, इन दोनों का लेंथ ही कितना हो जा रहा है, 10 हो जा रहा है ना, तो 40/6 तो रिजेक्ट हो जाएगा। 75/6 देखते हैं, ये पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है। ये कितना हो गया 15x ना, नहीं ये भी पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अगर 15x इसके बराबर होगा तो 8x इसके बराबर होगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं होगा। आप समझ गए ना ये केस क्यों रिजेक्ट हो रहा है, ये केस इसलिए रिजेक्ट हो रहा है, इसमें जो रेक्टेंगल बनेगा हमारा, उसमें ये लेंथ 40/6 है और ये लेंथ 75/6 है, ये दो लेंथ ही तो पूछ रहा है। अब ए 5 यूनिट का है, तो ये लेंथ तो 10, तो मतलब स्क्वायर जो सेक्शन काटना है वो तो 10 यूनिट्स का हो गया, तो वो तो इसके बाहर चला जाएगा, तो ये केस रिजेक्ट होगा, तो इसलिए ओनली यही आंसर आएगा 24 और 45। तो एक लेंथ 24 होगी और एक लेंथ 45 होगी, तो इसके जो ऑप्शन बनेंगे वो हमारे ए और सी बनेंगे। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम में ऐसा था, मैं अगर ब्रीफ करना चाहूं कि उसने एक रिक्टेंगुलर शीट दे दी, ठीक है, तो उसने बोला कि रिक्टेंगुलर शीट से मैं एक डब्बा बनाऊंगा, ठीक है, उस वो ओपन डब्बा होगा, उस डब्बे में वॉल्यूम मेरे को मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, और तो ये काफी जेन्युइन सा प्रॉब्लम है। जैसे मान लो कि आप क्या करना चाहते हो, आपने सेब लगा लिए भाई, आपने सेब का खेत लगा लिया, ठीक है, और आप मतलब इसको मैं वैसे प्रैक्टिकल एग्जांपल की तरीके से बता रहा हूँ आपको, आपने सेब का खेत लगा लिया और आप बोल रहे हो कि भाई मेरे को सेब जो है वो अब एक जगह से दूसरी जगह भेजने हैं। मान लो आपने पलवल में लगा लिया और आप भेजना चाहते हो इसको, मतलब दिल्ली भेजना चाहते हो या कहीं और यूपी में कहीं भेजना चाह रहे हो, ठीक है। तो अब क्या हो गया कि भाई आपने किसी को काम दे दिया कि भाई तू क्या कर, डब्बे ये रेक्टेंगुलर शीट से डब्बे बना, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, एक फॉइल सी लगा के इसको क्लोज करके और इस डब्बों को ट्रांसपोर्ट करेंगे। ठीक है जी। तो अब आपने क्या किया, किसी को काम दे दिया, उसने क्या किया, एक डब्बे अजीब से बनाने स्टार्ट कर दिए। अब एक डब्बे में क्या हो रहा है, 2 सेब आ रहे हैं, एक डब्बे में 3 सेब आ रहे हैं, एक डब्बे में 4 सेब आ रहे हैं, ऐसे करके वो भाई क्या हो रहा है, आपका आपने देखा कि भाई अगर मैं ऐसे भेजूंगा तो मेरे तो डब्बे की कॉस्ट ही बहुत पड़ जाएगी, मेरे को मतलब डब्बे बहुत बनाने पड़ेंगे, कोई किसी भी तरीके से अगर डब्बा बना देगा तो उसमें सेब ज्यादा नहीं आएंगे ना, तो वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। भाई ज्यादा से ज्यादा इसमें सेब कब आ पाएंगे, जब आप एक पर्टिकुलर वॉल्यूम लेकर चलोगे, उस डब्बे का वॉल्यूम जब मैक्सिमम होगा तो मैक्सिमम सेव आएंगे। कॉमन सेंस तो यही है, क्योंकि वॉल्यूम ही उसमें, आप सेव का तो वॉल्यूम है वो आप उसमें बैठाओगे, तभी आप ज्यादा इकोनॉमिकली चीजों को सेट कर पाओगे। तो फिर आपने क्या किया भाई, ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, मुझे अब डब्बे का मैक्सिमम वॉल्यूम चाहिए, तो मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए आप क्या करोगे, उस शीट में से चारों एंड से एक स्केयर निकालोगे, तो एक स्केयर निकाल के उसको फोल्ड करके डब्बा बनाओगे। अब इसका वॉल्यूम जब मैक्सिमम होगा तब आपका मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, क्योंकि जितना मैक्सिमम वॉल्यूम आप उस शीट से बना पाओगे उसके बाद ही तो ये क्लियर होगा, उसके बाद ये क्लियर हो जाएगा ना कि भाई वॉल्यूम जो है मैक्सिमम है और इसके बाद मैं इसमें मैक्सिमम सेव डाल सकता हूँ, तो हमारी वेस्टेज कम से कम होगी। तो ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं जो जिनको हम ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम बोलते हैं। तो इसमें इस प्रॉब्लम में अभी ये था, उसने बोला कि इसका पैरामीटर फिक्स है, पैरामीटर में हम ये कर सकते हैं कि जो साइड्स हैं उनकी रेशियो 8:15 है, तो हमने उसको 8x और 15x माना, पैरामीटर कांस्टेंट हो गया। अब उसने बोला इसका वॉल्यूम मैक्सिमम तब होगा जब आप जो स्केयर सेक्शन काट रहे हो उसका टोटल एरिया 100 स्क्वायर यूनिट्स है। उससे मेरे को पता चल गया जो स्केयर काटना है वो 5 सेंटीमीटर का काटना है, तो अब जो 5 सेंटीमीटर का जब मैं स्केयर काटूंगा तो इस डब्बे का वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। जब 5 का सेंटीमीटर कटेगा तो मैक्सिमम होगा, जब 5 से कम होगा तो मैक्सिमम नहीं होगा, तो हमें समझ आ गया A5 पे इसका वॉल्यूम मैक्सिमम है, तो हमने वॉल्यूम लिखा, उसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू ए और उसमें ए को 5 गिर के मैक्सिमाइज कर दिया। ठीक है, इसको चेक भी कर सकते हैं बट वो सब चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ए की वैल्यू थी। तो हमारी जो साइड्स हैं वो 24 और 45 आ गई। अब किसी को कोई डाउट है तो मुझे बताओ, अगर क्लियर है तो ऑल क्लियर कर दो।
ठीक है जी, सब लोगों को लिखना रहता है इसमें, जो नहीं लिखेगा उसको एब्सेंट कंसिडर करेंगे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें थ्योरी ऑफ इक्वेशंस। ऐसा थोड़ा बहुत मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, पैराबोला की एक थ्योरी पढ़ रहे थे तब। ठीक है, तो सुनना आप लोग। इसमें हम ना क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, जो थ्योरी ऑफ इक्वेशन है हमारी। इसके बाद बस इसके मिसलेनियस प्रॉब्लम बच जाएंगे। इसमें बेसिकली हम क्या करेंगे, कुछ ग्राफ्स बनाएंगे और उनके रूट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। कई बार आप रूट्स डायरेक्टली नहीं निकाल पाते हो, तो आप रूट्स का इंटरवल निकाल लेते हो कि हाँ भाई ये रूट 0 से 1 के बीच में आएगा, ये रूट 1 से 2 के बीच में आएगा, एंड सो ऑन। ठीक है, तो पहला पॉइंट है इसमें से, मान लो हमारे पास एक क्यूबिक इक्वेशन है, या पॉलिनॉमियल भी बोल सकते हो, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स के प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। ठीक है, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये क्यूबिक पॉलिनॉमियल है और क्यूबिक इक्वेशन है, इसके रूट्स निकालने में हम इंटरेस्टेड है। ठीक है, तो अगर इस केस में एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आ जाता है और ए ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 तभी आएगा जब ए ग्रेटर देन 0 होगा, अदरवाइज आएगा नहीं वो। तो अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आ जाता है तो इसका मतलब क्या है, ये जो क्यूबिक पॉलिनॉमियल होगा ये हमेशा इंक्रीजिंग होगा। तो या तो कॉनकेव शेप का बनेगा, जैसे इस केस में कॉन्वेक्स शेप का है, या कॉनकेव शेप का बनेगा। तो दोनों केसेस में इसके कितने रूट आएंगे, एग्जैक्टली 1 रियल रूट आएगा। सिंपल सी बात है। अब डिग्री 5 जो होता है, जैसे आपको ये पता होगा, डिग्री 3 जो है उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी है, या तो तीनों रियल रूट आएंगे या एक रियल रूट आएगा। जब एक रियल रूट आएगा तो बाकी जो दो होंगे वो क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे। अब ऐसे अगर डिग्री 5 है तो उसमें क्या होगा, या तो 5 रियल रूट आएंगे, ठीक है, या 3 रियल रूट आएंगे, या एक रियल रूट आएगा। सेकेंड पॉइंट है कि अगर एफ डैश एक्स आपका नेगेटिव आ जाता है, इक्वल टू 0 आ सकता है बीच में कुछ पॉइंट्स के ऊपर, एंड ऑब्वियसली ए नेगेटिव होगा उस केस में। तो अब ये इस केस में क्या होगा, ग्राफ आपका क्या बनेगा, डिक्रीजिंग। तो इस टाइप का ग्राफ बनेगा। अब जब आपका ग्राफ डिक्रीजिंग बन गया तब भी कितने रूट आएंगे, एग्जैक्टली 1 रियल रूट आएगा। ठीक है, ये बात भी क्लियर हो रही होगी आपको। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अब ये फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स कब आएंगे ना। 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स कब आएंगे। तो 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, आपका ग्राफ कुछ ऐसे जाना चाहिए, या तो इस टाइप से जाएगा क्यूबिक का ग्राफ, ठीक है, या इस टाइप से जाएगा। तो इसकी कंडीशन होती है, फॉर 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, for 3 distinct real roots of cubic equation, where a is not equal to 0। सिंपल सी बात है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसके डेरिवेटिव के दो रूट निकलेंगे, क्योंकि मैक्सिमा मिनिमा आ रहा है, देख रहे हो, मैक्सिमा मिनिमा आ रहा है, इसमें एक मैक्सिमा आया एक मिनिमा आया, यहाँ पर भी एक मैक्सिमा आया और एक मिनिमा आया। ठीक है, तो इसके डेरिवेटिव के दो रूट निकलेंगे। तो एफ डैश एक्स जो आप निकालोगे इक्वल टू 0, उससे आपके पास दो रूट आ जाएंगे, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0, और सम के आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, वो पॉजिटिव नेगेटिव, अगर जैसे आप वेवी का बना रहे हो इसकी एफ डैश एक्स की, तो अल्फा बीटा है और मान लो के पॉजिटिव है, तो प्लस माइनस प्लस होगा, तो ग्राफ इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज करेगा फिर इंक्रीज करेगा। वो इस पर्टिकुलर केस के लिए बनेगा। अगर के नेगेटिव होगा, ठीक है, एफ डैश एक्स में के नेगेटिव होगा, तो जब के नेगेटिव होगा तो आपके पास क्या होगा, अल्फा बीटा। अब यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट होगा, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो उस केस में डिक्रीज करेगा फिर इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज करेगा, वही वाला केस हो गया। ठीक है, अब ये जो बिंदु आएगा, क्योंकि ये आपको पता चल गया अल्फा पे लोकल मैक्सिमा है, तो ये वाला बिंदु आएगा अल्फा कॉमा एफ ऑफ अल्फा, और ये वाला जो बिंदु आएगा ये आएगा बीटा कॉमा एफ ऑफ बीटा। ठीक है, ये वाला जो बिंदु आएगा ये अल्फा कॉमा एफ ऑफ अल्फा, और ये वाला जो बिंदु आएगा ये बीटा कॉमा एफ ऑफ बीटा आएगा। ठीक है, तो अब अल्फा और बीटा के बीच में क्या रहता है, एक रूट आना ही चाहिए। अल्फा और बीटा के बीच में अगर एक रूट आएगा ही आएगा, तो पक्का से इस क्यूबिक इक्वेशन के 3 रूट होंगे। तो इसकी कंडीशन ये होती है कि एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा शुड बी लेस देन 0।
इफ एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा इज लेस देन जीरो, मतलब अल्फा और बीटा के बीच में एफ ऑफ एक्स का एक रूट आ रहा है जब अल्फा और बीटा इसके लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम वाले पॉइंट है या एक्सट्रीमम वाले पॉइंट है, तब पक्का से जो क्यूबिक इक्वेशन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, जो क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, मस्ट हैव थ्री रियल रूट्स, थ्री रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। ठीक है, बात समझ आ गई। देखो ये कॉमन सेंस से भी आप सोच सकते हो कि भाई अब मेरे पास एक मैक्सिमा मिनिमा आ रहा है, देखो इसको ऐसे सोचते हैं कि मेरे पास एक मैक्सिमा मिनिमा आ रहा है ग्राफ में, ठीक है। तो अब मेरा ग्राफ मान लो ऐसा हो गया, इसका क्या मतलब हुआ, अब तो एक ही रियल रूट आया। अब एक रियल रूट क्यों आ रहा है, क्योंकि ये आपका अल्फा कॉमा एफ ऑफ अल्फा हो गया और ये आपका बीटा कॉमा एफ ऑफ बीटा हो गया। तो अगर ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका ग्राफ आएगा पॉजिटिव से पॉजिटिव में चला जाएगा, तो इन दोनों के बीच में एक रूट नहीं आया तो बस एक ही रूट आएगा, उसके पीछे आएगा वो। समझ गए। अब इन दोनों के बीच में अगर एक रूट आ गया, मान लो जैसे अल्फा बीटा है, यहाँ पे एफ ऑफ अल्फा है और यहाँ पे एफ ऑफ बीटा है, इन दोनों के बीच में एक रूट आ गया, तो इसका मतलब क्या है, अब यहाँ पे लोकल मिनिमा होगा, यहाँ तो इस वाले पॉइंट पे लोकल मिनिमा होगा तो ग्राफ को ऊपर जाना ही पड़ेगा, तो एक रूट आगे बनाएगा ही बनाएगा। अब यहाँ पे लोकल मैक्सिमा है, ग्राफ को नीचे जाना ही पड़ेगा, तो बीच में एक रूट बनाएगा ही बनाएगा, क्योंकि पॉलिनोमियल तो कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर है। पॉलिनोमियल रियल पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। समझ आ गया। तो अगर एक क्यूबिक इक्वेशन को तीन रियल रूट बनाने हैं, थ्री डिस्टिंक्ट रियल रूट बनाने हैं, तो पक्का से उसको क्या करना पड़ेगा, एफ ऑफ अल्फा और एफ ऑफ बीटा का जो प्रोडक्ट होगा वो नेगेटिव होगा, ताकि इससे ये प्रूव हो जाए कि अल्फा और बीटा के बीच में एक रूट आएगा ही आएगा। ठीक है। अब आप बोलोगे सर इस केस में क्या होगा, जब ऐसा आएगा कि भाई ऐसा आया ग्राफ और यहाँ पे टच करके चला गया, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होता है, ये वाला जो रूट होता है, जो ये मान लो ये बीटा आ रहा है और ये अल्फा आ रहा है, तो लोकल मैक्सिमा भी आएगा लोकल मिनिमा भी आएगा, तो उसमें एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा जीरो हो जाएगा फिर उस केस में। ठीक है। फिर आपको ये भी देख के समझ आएगा कि जो बीटा होगा वो डबल रूट होगा उस क्यूबिक पॉलिनोमियल का, डबल रूट होगा ना, ये वाला जो फॉर्म बन रहा होगा, इस ये जो फंक्शन बन रहा होगा, ये आपको कुछ ऐसा बन रहा होगा, k टाइम्स ऑफ x माइनस बीटा का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस थीटा, अगर मान लो ये रूट थीटा है, तो बीटा उसका डबल रूट बन रहा होगा क्योंकि एक्स एक्सिस उस पर टेंजेंट हो रहा है। ठीक है। तो उस केस में एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा जीरो आ जाता है, ये आपको केस थोड़ा अलग से देखना पड़ेगा। तो अब मैंने आपको ये बताया कि अगर मान लो मेरा जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाता है, इसका मतलब ग्राफ इंक्रीजिंग होगा, उसमें एक्जैक्टली एक रियल रूट आएगा। अगर एफ डैश एक्स नेगेटिव आएगा तो उसमें क्या होगा, ग्राफ डिक्रीजिंग होगा, उसमें भी एक्जैक्टली एक रियल रूट आएगा। अगर हमारा जैसे पॉलिनोमियल जो है वो कुछ इस शेप का है, जैसे ये वाली शेप बनी हुई है, इस शेप में क्या है कि भाई आपका एफ ऑफ अल्फा, अल्फा बीटा एक्सट्रीमम पॉइंट्स है, अल्फा बीटा रिलेटिव एक्सट्रीमम है, रिलेटिव एक्सट्रीमम कहने का मतलब है लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम वाले पॉइंट है, तो अल्फा बीटा रूट्स ऑफ एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो, तो अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो के अगर रूट हमारे पास अल्फा बीटा है जो कि दो डिस्टिंक्ट रूट हैं, अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, तो क्या होगा, एक पे लोकल मैक्सिमा आएगा एक पे लोकल मिनिमा आएगा। अगर उन दोनों के बीच में आपका एक रूट आ जाता है एफ ऑफ एक्स का, तो इसका क्या मतलब है कि लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम के बीच में एक रूट आ गया, ये वाला रूट आ गया हमारे पास। ठीक है। तो पक्का से ग्राफ के कितने रूट होंगे, तीन रूट होंगे ही होंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर मैक्सिमम है तो ग्राफ नीचे जा रहा होगा, यहाँ पे अगर मिनिमम है ग्राफ ऊपर जाएगा। ठीक है। तो ये कंडीशन है, इस कंडीशन को हमने यूज किया था जब हमने पैराबोला में एक कंडीशन लगाई थी, तीन डिस्टिंक्ट नॉर्मल वाली जो कंडीशन थी ना, उसमें 27 ए के स्क्वायर करके जो ग्राफ आता था, उसमें इसको यूज किया था। ठीक है जी, यहाँ तक मेरे को लगता है सबको क्लियर हो गया होगा। ऑल क्लियर कर दो अगर सब कुछ समझ आ गया अभी तक जो मैंने बताया। अब इसके कुछ ग्राफ बनाते हैं इसी से, इसी के ऊपर बेस्ड। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो इधर ध्यान दो। अब प्रॉब्लम 58, अब फाइंड द नंबर ऑफ रियल रूट्स। ये ध्यान रखना है इन प्रॉब्लम्स में जो मैं कर रहा हूँ, इसमें फाइंड द नंबर ऑफ रियल रूट्स, हमारा कंसर्न है कि नंबर ऑफ रियल रूट्स हमें फाइंड करने हैं कि कितने रियल रूट्स होंगे। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ रियल रूट्स
तो ये इक्वेशन है, इसके नंबर ऑफ रियल रूट चैट बॉक्स में लिखो जल्दी से, इक्वेशन लिख लो एक बार। ये इक्वेशन लिख लो, इसके नंबर ऑफ रियल रूट फाइंड आउट करके बताओ। जिन जिन बच्चों का मैं नाम लिख रहा हूँ उनमें से कोई प्रेजेंट है तो यस लिखे। विद्यासागर, विवेक, पारस चौहान, कपिल चौहान, शैली, साधना, ज्योति, सौरभ कुमार, अरविंद रावत, ध्रुव गुप्ता, आयुष दीक्षित, रागिनी, पारस जिंदल, कोई भी इनमें से प्रेजेंट है तो यस लिखे चैट बॉक्स में। विद्यासागर, विवेक, पारस चौहान, कपिल चौहान, शैली, साधना, ज्योति, सौरभ कुमार, अरविंद रावत, आयुष दीक्षित, रागिनी, पारस, पारस जिंदल। भाई आए किसी के नंबर ऑफ रूट्स आए तो चैट बॉक्स में लिखो। आपको इसमें डिफरेंशिएट भी करना पड़ेगा, हो सकता है डबल डिफरेंशिएट भी करना पड़े। टू आएगा, हाँ। साहिल कैसे आया, माइक ऑन करके बताओ। सर पहले डिफरेंशिएट कर दिया तो क्यूबिक इक्वेशन बन गई, हम्म, फिर क्यूबिक इक्वेशन के रूट निकाल लिए, उसका एक रूट आ रहा था। कौन सा, फिर क्या आ रहा है उसका रूट? वो फाइंड आउट नहीं किया सर। वो क्यूबिक इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दिया तो जो क्वाड्रेटिक बनी उसका वो तो हाँ ठीक कॉम्प्लेक्स है, रूट आ क्यूबिक रहे का थे, एक तो रूट। मतलब उसका एक ही, हाँ तो ठीक है उससे ठीक है, पता चल क्यूबिक का गया एक रूट। कि एफ डैश एक्स का एक रूट आ रहा है तो एफ। तो एफ डैश एक्स का एक आ रहा है तो एफ ऑफ एक्स के दो होंगे। हाँ जी सर। ये कैसे बोला आपने? सर वो एलएमवीटी में नहीं पढ़ा, रोलेस थ्योरम का वो नहीं पढ़ा था एक, कि अगर एफ ऑफ एक्स के दो रूटों के बीच एक एफ डैश एक्स का रूट आएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। उससे ना बट हम मिनिमम बता पाते हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ रियल रूट्स इतने होंगे, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे अगर हम ऐसा बोलें कि हमारे एफ डैश एक्स का एक रूट है ना, हाँ क्योंकि ये पॉलिनॉमियल है ना तो इस केस में थोड़ा सही हो जाएगा। ये एफ डैश एक्स नॉट डिफाइंड वाला केस आएगा नहीं। मैं इसका वो सोच रहा हूँ थोड़ा सा। मान लो ऐसा है आपके पास ग्राफ, अब इसमें भी एफ डैश एक्स का एक रूट आ गया, यहाँ एफ डैश एक्स जीरो हो रहा है,
बट इसमें एफ ऑफ एक्स के तो रूट ही नहीं आ रहे, तो इसको कैसे जस्टिफाई करोगे? यहाँ पे भी एफ डैश एक्स का एक रूट है ना, बट एफ ऑफ एक्स के तो रूट ही नहीं है इसमें, तो उसको थोड़ा जस्टिफिकेशन चाहिए होगा उसके लिए भी ना। देखो क्या करो, चलो इसको एफ ऑफ एक्स मान लेते हैं। देखो समझो इस क्वेश्चन को क्या करना है आपको, रफली ग्राफ स्केच करना था इसमें ना, मतलब यही मैं बताना चाह रहा हूँ, इसीलिए मैंने ये टॉपिक भी, जो हमने पहले भी कुछ ग्राफ्स छोड़े थे उनको भी देखेंगे, तो इसमें आपको रफली ग्राफ स्केच करना है। तो अब जैसे एफ डैश एक्स निकाला इसने, तो ये सही बता रहा है साहिल, 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से रूट निकालने मुश्किल हो जाएंगे, तो यहाँ से हम कुछ इंफॉर्मेशन ऐसे फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, बट अगर आप इसका डबल डेरिवेटिव निकालोगे तो आपको हेल्प मिल जाएगी। डबल डेरिवेटिव इसका आ रहा है 12x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 24, सो दिस वैल्यू इज 12 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। अब ये वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इनफैक्ट ग्रेटर देन 0 है, इक्वल टू भी नहीं है, ठीक है। तो इससे अपना एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 से दो इंफॉर्मेशन पता चलेंगी। इससे एक चीज पता चलेगी कि एफ डैश एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। समझते हो भाई, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है उससे पता चल जाता है वो फंक्शन इंक्रीजिंग है, ठीक है। तो यहां से पता चल जाएगा एफ डैश एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। दूसरी इंफॉर्मेशन आएगी हमारे पास कि एफ ऑफ एक्स इज कॉनकेव। जैसे साहिल ने बताया कि सर ये तो पता चल गया एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग है, तो यहाँ से पता चल जाएगा अगर इंक्रीजिंग है क्यूबिक है तो इसका क्या होगा, वन रियल रूट होगा। अब जो वन रियल रूट होगा उसके आगे ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो क्यों पॉजिटिव होगा ना, लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है इसका, तो जो भी एक रियल रूट आएगा उसके आगे का लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है, वैल्यू डालोगे पॉजिटिव है, तो ग्राफ हमारा डिक्रीज करके इंक्रीज करेगा। देखो यहां तक बात समझ आई, जो मैंने बताया उसको ऑल क्लियर करो एक बार। यहां तक तो समझ आ गया होगा जो मैंने बताया। मैंने अभी ये बताया है कि भाई मेरे पास ये जो फंक्शन था इसका मैंने डेरिवेटिव लिया। देखो ये इंफॉर्मेशन ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मतलब आपको लग रहा होगा ये हल्की सी इंफॉर्मेशन है, मतलब बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस पर आते हैं। मैं दोबारा बता रहा हूँ इसीलिए। देखो फंक्शन है x4 माइनस 4x क्यूब प्लस 12x के प्लस x माइनस 1, इसका डेरिवेटिव लिया, क्यूबिक इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब इसके रूट निकालने मुश्किल हो रहे थे, फिर हमने डबल डेरिवेटिव लिया। डबल डेरिवेटिव क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 आ गया। देख रहे हो ना ये वाली टर्म क्या बनेगी, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 बनेगी। ये टर्म ऐसी बनेगी ना 12 टाइम्स ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है जी। तो ये पता चल रहा है। तो यहाँ से क्या पता चल गया कि एफ डबल डैश एक्स जो है वो हमेशा पॉजिटिव है, तो इससे क्या पता चलेगा, इससे दो इंफॉर्मेशन पता चलेंगी। अगर एफ डबल डैश एक्स हमेशा पॉजिटिव है तो एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, क्योंकि कोई भी फंक्शन अगर इंक्रीजिंग होता है तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, पॉजिटिव। तो इस ये किसका डेरिवेटिव है, एफ डैश एक्स का, तो एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग हो गया। एफ ऑफ एक्स क्या हो गया, कॉनकेव हो गया, ठीक है। अब जो इसका रूट है, क्यूबिक का रूट कैसे पता चला, अब ये इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग ग्राफ है तो ऊपर कोई तो बढ़ेगा, ठीक है, समझ रहे हो। ये वाले ग्राफ की बात कर रहा हूँ एफ डैश एक्स की। तो ये ग्राफ अगर ऊपर को बढ़ेगा तो इसका जो रूट आ रहा है वो क्या होगा, इंक्रीजिंग ग्राफ है तो एक्स एक्सिस को एक बार कट करेगा, इसका एक रूट आएगा, इसका एक रूट मान लिया हमने अल्फा। अब उससे मैं एफ ओ एक्स का कंक्लूजन निकाल रहा हूँ, उससे एफ ओ एक्स का ग्राफ इस टाइप का बनेगा, क्योंकि भाई अल्फा के आगे एफ ओ एक्स पॉजिटिव होगा और अल्फा के पीछे, ये बेसिकली एफ डैश एक्स की नंबर लाइन होगी ना। ऐसे सोचो, एफ डैश इधर लिखता हूं मैं, एफ डैश एक्स की एक रूट आया, एफ डैश एक्स का एक रूट आया, मान लेते हैं अल्फा, ठीक है। अब अल्फा के वो इसका रूट है, अल्फा के आगे इसमें जो भी वैल्यू पुट करोगे पॉजिटिव तो आएगी और ये नेगेटिव आएगी, तो इसका मतलब एफ ऑफ एक्स का ग्राफ कैसा बनेगा, यहाँ पे डिक्रीजिंग बनेगा, यहाँ पे इंक्रीजिंग बनेगा। तो ये हमें क्लियर हो गया। तो इतना तो जैसे उसने भी बता दिया था साहिल ने, ठीक है। अब हम ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। तो एक्स हो गया और वाई हो गया, ठीक है। कॉनकेव ग्राफ बनेगा, पहले डिक्रीज करेगा फिर इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो अल्फा अब कहां पर आएगा, ये थोड़ा सा हमारे को सोचना पड़ेगा कि भाई अल्फा कहां पे आएगा। चलो वो हम सोचें या ना सोचें, हमें अब दो इंफॉर्मेशंस क्लियर है कि भाई हमारा ग्राफ इंक्रीज करके डिक्रीज करेगा और कॉनकेव बनेगा, ऐसे इसी शेप का बनेगा कॉनकेव, क्योंकि एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव है। तो मैंने क्या किया, अब मेरे को नहीं पता अल्फा कहां पे आ रहा है, वो मैं निकालने में भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मुझे ये पता चल गया कि एफ ऑफ जीरो की जो वैल्यू है वो -1 है। ये कैसे पता चला, वही पता चल गया, वो फंक्शन जो है उसमें जीरो को पुट करो, देखो
0 0 0 0 -1। तो मेरा ग्राफ 0 पर क्या वैल्यू दे रहा है? -1। अब ग्राफ को क्या बनना है? कॉनकेव, पहले डिक्रीज करना है फिर इंक्रीज करना है। तो हो सकता है ग्राफ मेरा ऐसे जा रहा हो। अगर अल्फा नेगेटिव होगा तो अल्फा यहाँ कहीं आ रहा होगा जहाँ पे लोकल मिनिमा है। अगर अल्फा पॉजिटिव होगा तो इस डायरेक्शन में ग्राफ बन जाएगा। उस केस में अगर अल्फा पॉजिटिव होगा तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया हमारे पास। तो ये क्लियर, इससे हमें ये समझ आ गया कि भाई हमारा ग्राफ या तो ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा। तो हमारे कितने रूट आएंगे? एग्जैक्टली 2 रियल रूट आएंगे। अब ये हमें अभी नहीं पता है कि भाई एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव आएगा, वो सब अभी हम फाइंड आउट नहीं कर रहे हैं। अगर वो करना होता तो फिर हमें थोड़ा सा और देखना पड़ेगा। जैसे एक तो क्लियर है कि एक रूट हमारा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अगर अल्फा मान लो ये रूट, तो जैसे इस केस में क्योंकि यहाँ पर भी एक पॉजिटिव आ रहा है यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि ग्राफ यहाँ पे नेगेटिव है तो ऊपर तो जाएगा ही जाएगा। अब एक रूट नेगेटिव आएगा, कहाँ पर आएगा कैसा आएगा वो अल्फा पर डिपेंड करेगा। तो जब आप अल्फा निकाल लोगे तो और बाकी इंफॉर्मेशन क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब मेरे को लगता है सबको क्लियर हो गया होगा। दो इंफॉर्मेशन इसमें इंपॉर्टेंट थी कि एक तो एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव है तो ग्राफ कॉन्केव बनेगा, दूसरा एफ डैश एक्स का एक ही रूट आएगा क्योंकि एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग होगा। और अभी क्वेश्चंस करते हैं ना तो आपको क्लियर हो जाएगा। जिसको मान लो कुछ भी कंफ्यूजन हो रहा है घबराना नहीं, अभी और क्वेश्चंस करेंगे और क्लियर हो जाएगा। अभी ये करो एक्स क्यूब माइनस 6x प्लस 2, ये इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर ये हमारा 50-80 चल रहा है, उसका सेकंड पार्ट है। एक्स क्यूब माइनस 6x प्लस 2 है, इसमें हमें ये फाइंड आउट करना है कितने रियल रूट्स हैं। बताओ भाई जल्दी से। इसके नंबर ऑफ रियल रूट्स निकालने हैं एक्स क्यूब माइनस 6x प्लस 2 के। देखो मैं बताता हूँ, इसमें एफ डैश एक्स, पहले एफ ऑफ एक्स लिख लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इज एक्स क्यूब माइनस 6x प्लस 2, रूट्स ऐसे डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं हो रहे हैं तो एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं, विच इज 3x स्क्वायर माइनस 6। ठीक है, तो 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2, तो एफ डैश एक्स के दो रूट आ गए, एक आ गया √2 और एक आ गया -√2। एफ डैश एक्स लिख लो यहाँ पे क्या आएगा? प्लस माइनस प्लस, तो एफ ऑफ एक्स यहाँ पे इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज करेगा फिर इंक्रीज करेगा। डबल डैश देख लेते हैं, डबल डैश जो निकालेंगे वो 6x आ जाएगा। डबल डैश देखने दे ध्यान से, इसका रूट आ रहा है 0, ठीक है, इसके आगे प्लस माइनस, तो यहाँ पे हमारा ग्राफ कॉनकेव होगा, यहाँ पे हमारा ग्राफ कॉन्वेक्स होगा। अब ग्राफ बना लेते हैं। तो ये हमारा से y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है, माइनस x एक्सिस माइनस y एक्सिस 0, यहाँ पे √2 आएगा। देखो कई बार क्या होता है ना, जैसे √2 पे वैल्यू निकालनी मुश्किल है क्योंकि वो वैसे मतलब 1.414 के आसपास होता है। तो आप क्या करो, उसके आसपास की वैल्यूज निकालो, आपको आइडिया लग जाएगा। -1 -2 और -√2 यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, तो फंक्शन था मेरा एक्स क्यूब माइनस 6x प्लस 2, ये मेरा फंक्शन था। तो 0 पर इसकी वैल्यू 2 आ रही है तो ये ग्राफ 0 पर 2 के बराबर है। 1 पर इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? देखो 1 पर कितनी वैल्यू आ रही है? 1 + 2 3 - 6 -3,
तो 1 पर इसकी वैल्यू -3 आ रही है। 1 + 2, हाँ ठीक है। 2 पर कितनी वैल्यू आ रही है? 8 + 2 -12, तो 2 पर इसकी वैल्यू -2 आ रही है। 2, -2, तो √2 पर इसको मिनिमम लेना है। देखो √2 पे लोकल मिनिमम है ना इसका, और -√2 पे लोकल मैक्सिमम है, तो ऑब्वियस सी बात है इसकी वैल्यू जो होगी कम जाएगी। तो ये ग्राफ इस डायरेक्शन में कुछ ऐसा बनेगा, और इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी को जाना ही है उसको, क्योंकि x³ है ना लीडिंग, तो ये इस टाइप का ग्राफ बनेगा। -1 पे देखो क्या वैल्यू आ रही है? -1 + 6 + 2 7 आ रही है, तो -1, 7 यहाँ कहीं प्लॉट कर देते हैं। टू द स्केल नहीं है डायग्राम, ठीक है। -√2 पे निकालना मुश्किल होगा तो -2 पे निकाल लेते हैं। तो -8 + 12 + 2, तो 14 - 8 6 हो जाएगा, तो -2 पे 6 आएगा। तो इसका मतलब है ये ग्राफ यहाँ पर मैक्सिमम ले रहा होगा कुछ वैल्यू, हमें उससे फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। तो देख रहे हो, ये आपका f(α) हो गया, ये वाला कोऑर्डिनेट α, f(α), f(α) पॉजिटिव है, ये β, f(β) हो गया, वो नेगेटिव है। तो f(α) × f(β) नेगेटिव हो रहा है, इसलिए इसके भी क्वेश्चन के कितने रूट्स आएंगे? 3 रियल रूट्स आएंगे। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? एक क्वेश्चन और दे रहा हूं होमवर्क के लिए, वो कर लेना आप। थर्ड पार्ट है इसका, x5 + x³ - 8x - 5 = 0। इसके नंबर ऑफ रियल रूट्स निकालने हैं, 3 आते हैं। ग्राफ बनाना है इसका, ठीक है। 3 रियल रूट्स आते हैं, वो आपको होमवर्क में कर लेना है। ठीक है, आज की एक्स्ट्रा क्लास है अपनी, मैं बता देता हूँ क्या शेड्यूल है अपना, और टेस्ट के बारे में बता रहा हूँ, सुनो ध्यान से। तो 2:30 to 3:30 हमारी एक्स्ट्रा क्लास है, टुडे ओनली, वेडनेसडे। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, आप एक तो अपने डाउट्स, जो भी डाउट्स हैं मुझे व्हाट्सएप या टीम पे भेज दो। तो जैसे लास्ट टाइम हमने डाउट क्लास ली थी, तो एओडी की हम डाउट क्लास लेंगे। जितनी भी आप एक्सरसाइज कर चुके हो, जो भी आपका डाउट है, कोई थ्योरी में भी डाउट है, उसको भी लिख के भेज दो कि सर ये टॉपिक मुझे नहीं समझ आया। तो आज हम डाउट्स ही करेंगे, तो इट इज ऑप्शनल, जिसको डाउट है, जिसको, अब जो बच्चे कुछ काम ही नहीं कर रहे होंगे, वो तो उनको आने की जरूरत भी नहीं, वो आके वहां पे बस बैठे ही रहेंगे। ठीक है, तो अगर आपने होमवर्क वगैरह अच्छे से किया है, थ्योरी वगैरह पढ़ी है, तो आप उसमें आ सकते हो। मान लो भाई अभी तक आपने नई पढ़ाई स्टार्ट करी है, तो आज बैठ के उसको अच्छे से टेंजेंट नॉर्मल से लेके एंड तक पढ़ो। फिर कोई चीज नहीं समझ आती है तो उसको मेरे को भेज दो, तो मैं एक एक करके वहां पे डिस्कस कर लूंगा। इससे ज्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मेरे को 3:30 से 4:30 11th का भी लेना है क्लास ना, उनके भी काफी सारे डाउट्स हैं। तो डाउट्स जितने भी हैं, जैसे कुछ बच्चों ने, दिव्यांश ने, सागर ने मेरे को भेजे हुए हैं, तो जो भी आपके डाउट हैं पैकेज वगैरह में से, पैकेज और कॉपी में से, वो मुझे भेज दो। ठीक है, ये तो हो गया आपका आज का। ठीक है, फिर कल का, परसों का मैं आपको कल की क्लास में बताएंगे, परसों की एक्स्ट्रा क्लास का। अभी ये टॉपिक हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, मेरे को कुछ मिसलेनियस प्रॉब्लम्स कराने हैं। तो मिसलेनियस प्रॉब्लम्स आर पेंडिंग इन दिस चैप्टर। ठीक है, कुछ 7-8 क्वेश्चन ही हैं जो हमें कराने हैं, बाकी पैकेज में सारी चीजें कवर्ड हैं। तो एओडी हमारा खत्म हो जाएगा, इसके बाद हम एरिया, फिर उसका डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। एरिया थोड़ा छोटा सा टॉपिक है, 4-5 दिन में हो जाएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन थोड़ा बड़ा टॉपिक है, 10-12 दिन में हो जाएगा। तो हम मान रहे हैं कि जुलाई मिड तक हम ये दोनों चैप्टर खत्म कर लेंगे, तो सही स्पीड हो जाएगी फिर उसके बाद हमारी। अच्छा, अब ये हो गया। अब टेस्ट के बारे में बताता हूँ। टेस्ट में हमारे 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, तो 20 क्वेश्चन का टेस्ट होगा इस बार। ठीक है, एवरी क्वेश्चन +4 और -1 रख लेते हैं। ठीक है, +4 -1 का रख लेंगे। स्कोर्स मैं बाद में रिलीज करूंगा, मतलब चेक करने के बाद, जिसके नेगेटिव वेगेटिव करने के बाद रिलीज करेंगे। ठीक है, तो इस बार का जो टेस्ट है वो एओडी के ऊपर है। टेस्ट कंपलसरी है, जो टेस्ट नहीं देगा उसकी, जैसे पिछली बार मैंने नहीं किया था क्योंकि बहुत बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया था उस टाइम भी, कुछ 50 के आसपास बच्चों ने दिया था। जो टेस्ट नहीं देगा, आप बाकी बच्चों को भी बता देना, जो बच्चे क्लास वगैरह स्किप कर रहे हैं। ठीक है, टेस्ट कंपलसरी है मैथ्स का खासकर, और बाकी टेस्ट भी आप दें, वैसे सभी देने चाहिए आपको। तो अगर आप मैथ्स का टेस्ट स्किप करते हैं तो आपकी 5 दिन आईडी ऑफ है। ठीक है, अब जैसे मैं कुछ बच्चों को तो आईडी ऑफ करता भी, उनको फर्क ही नहीं पड़ता है, पता नहीं वो कैसे किस किस मिट्टी के बने हुए, उनको फर्क ही नहीं पड़ता है, मेरी आईडी ऑफ हो गई, मेरा कोर्स मिस हो जाएगा, मेरे साथ ये हो सकता है, वो हो सकता है। तो ऐसे भी कुछ बच्चे हैं, ठीक है, उनकी आईडी ऑफ, फिर वो 5 की जगह पनिशमेंट बढ़ती रहेगी, क्योंकि भाई कोई अगर आगे से ढीठ बनेगा तो हम उससे सुपर ढीठ बन जाएंगे, हम उसकी आईडी को और ब्लॉक करके रखेंगे। ठीक है, तो प्लीज आप
ईगो में मत आइए, अपनी पढ़ाई को अच्छे से करें, अपने होमवर्क को अच्छे से करें, क्योंकि मैं दोबारा चीजें नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी। ऐसा नहीं होगा कि मैं एओडी आपको बैठ के दोबारा से अकेले बैठ के बता रहा हूँ, बस आपके डाउट्स ही लिए जाएंगे। आप बाकी अपने सीनियर से ही पूछ सकते हैं, मैं टॉपिक दोबारा नहीं बताता हूँ किसी को भी, क्योंकि भाई जब हम पढ़ा रहे होते हैं तभी हम इतनी मेहनत कर लेते हैं। तो हाँ, इस बार ये थोड़ा अच्छा हो जाएगा, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएंगे, बस ये थोड़ी सी अच्छी बात होगी। ठीक है, तो आई गेस आपको सबको क्लियर है। और कोई भी डाउट अगर आपको आता है, आप टीम में चैट में पूछ सकते हैं या मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर कॉल करना है तो कोशिश करें आप मुझे ना 5 बजे से पहले करें, क्योंकि बहुत बच्चे 10 बजे 11 बजे डाउट लिख रहे होते हैं, उस टाइम मैं कुछ और पेपर बना रहा होता हूँ, फिर मेरे को उसके डाउट पे लगता हूँ तो मेरा पेपर छूट जाता है। तो प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने डाउट भेज रहे हैं तो प्लीज 5 PM से पहले भेजें, तो वो ठीक रहता है, वो मेरे को थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा, मैं उसमें क्लियर कर दूंगा आपके डाउट्स वगैरह। तो कोशिश करें आज मेरे को 1:30 से पहले अपने डाउट्स वगैरह सब भेज दें, ताकि हम क्लास में उसको डिस्कस कर लें। अगर आपके डाउट्स कम आएंगे तो मैं अपीयर होऊंगा, जो आपके डाउट्स होंगे आप मतलब वर्बली पूछ सकते हैं, मैं आंसर करेंगे, फिर हम क्लास को एंड कर देंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। पढ़ाई करें अच्छे से, एओडी का टेस्ट है आपका सैटरडे का, और फिजिक्स केमिस्ट्री का भी होगा, आप सर लोगों से पूछ सकते हैं।